हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस पार्ट को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, उसी को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये लिमिट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी p टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस q टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस r टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस एस टू द पावर 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 4 एंड होल टू द पावर 3x। ठीक है, तो लिमिट के क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमें जो करना होता है वो ये है कि हमें देखना है कि इसका फॉर्मेट कौन सा बन रहा है ना। इनडिटरमिनेट में से कौन सा फॉर्मेट ये बन रहा है। तो अगर आप x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये वाला जो पावर है ये किसको टेंड कर जाएगा, इन्फिनिटी को। और ये बेस वाला जो पार्ट है कम्प्लीटली, है ना, यहाँ पे देखो 1 बाई एक्स किसको टेंड कर जाएगा, जीरो को। ये भी जीरो को, ये भी जीरो को। तो p टू द पावर जीरो, q टू द पावर जीरो, r टू द पावर जीरो, s टू द पावर जीरो, टोटल मिलके 4 हो जाएगा। ये 4 से डिवाइड होके 1 दे देगा, है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन रहा है ना। और जब भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बनता है तो हमारे पास एक स्पेशल फॉर्मेट है ना। सॉल्व करने का क्या करते हैं, e टू द पावर, इसको पूरे को e की पावर में ले जाते हैं, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस पावर को मल्टीप्लिकेशन में ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3x, है ना। और जो पूरा टर्म है हमारे पास इसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं, यानी p टू द पावर 1 बाई एक्स, q टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस r टू द पावर 1 बाई एक्स, s टू द पावर 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 4, और इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये पता होगा कि ये कैसे लिखते हैं। ठीक है, डेरिवेशन वाला पार्ट एक अलग चीज है, तो उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो ये वाला पार्ट हो गया। इसके बाद अब हमें बस इसको सिंपली सॉल्व करना होता है। तो ये x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3 और ये 4 है ना। अगर यहाँ से एलसीएम अगर लेंगे तो ये -4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको एलसीएम कर रहा हूँ, इसको कंबाइन करके, तो ये -4 आ गया। ठीक है, एक एक माइनस हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और यहाँ से 4 को बाहर लेके x को नीचे लेके आएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, p टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस q टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस r टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस s टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स। ये x को हम नीचे लेके आए तो ये 1 बाई एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और सबसे डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी 1 बाई एक्स, यहाँ पे भी 1 बाई एक्स और यहाँ पे भी 1 बाई एक्स। ठीक है, और अब देखो ये कौन से फॉर्मेट का बन रहा है, ये कौन से फॉर्मेट का बन रहा है, a टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, इसकी वैल्यू कितनी होती है ln a, है ना। ये हमने पहले देखा हुआ है। सेम चीज यहीं पे देखो, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये भी a टू द पावर x का फॉर्मेट है जो कि जीरो को टेंड कर रहा है, ये भी जीरो को टेंड कर रहा है ना। तो ये इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो ये e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3/4, ये ln p प्लस ln q प्लस ln r प्लस ln s, है ना। सारे ln प्लस में है तो सबको कंबाइन करके हम मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा ln p q r s, है ना। ये 3/4 मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको हम पावर में लेके जा सकते हैं। ठीक है, और अब ये लिमिट वाला पार्ट हट गया तो फाइनली आपके पास बच के क्या, ये वाला पार्ट। और e की पावर e में है तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, पी क्यू आर एस टू द पावर 3/4, है ना। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन। ठीक है, तो लिमिट के क्वेश्चन में हम स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये नंबर है 27 टू द पावर 999 और इसे हमें 7 से डिवाइड करना है और हमें रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर का एक और क्वेश्चन आया था तो इसको आप बेसिकली बाइनोमियल से कर सकते हो, लेकिन बाइनोमियल से हमने बताया था कि थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जो बेस वाला पार्ट है, बेस वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जब हम नंबर्स को बेस वाले नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा एम ये होना चाहिए कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 1 या -1 बचना चाहिए, ठीक है। तो 1 वाला केस हमने पहले डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखो ये -1 वाला केस है, तो अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। जनरली हम रिमाइंडर -1 लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर इसको हम दूसरे तरीके से समझे, ठीक है, अगर कोई हमसे पूछता है कि इसका रिमाइंडर कितना होगा तो -1 नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे, ये कितने टाइम्स लगेगा, 3 टाइम्स, तो रिमाइंडर इसका कितना होगा, 6 होगा। लेकिन अगर हम 4 टाइम्स लगाते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचता है, -1 बचता है। इस -1 को हम रिमाइंडर निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी अगर हमें पता है कि ये 27 इंटू 27 इंटू 27 999 टाइम्स है ना, तो इंडिविजुअली हम डिवाइड करते जाएंगे सबको, है ना। और इंडिविजुअली डिवाइड करोगे तो हर एक में रिमाइंडर कितना बचेगा, -1 ही बचेगा। तो ये -1 टू द पावर 99 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, और -1 टू द पावर 99 कितना दे देगा, -1/7। तो कहने का मतलब है कि रिमाइंडर -1 बच रहा है, लेकिन रिमाइंडर कभी भी हम नेगेटिव में आंसर नहीं करते, हमेशा हमें रिमाइंडर पॉजिटिव में आंसर करना है। तो इसको पॉजिटिव आने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ ऐड कर दो, है ना। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा, 7 - 1 = 6। तो हम आंसर क्या बोल कर सकते हैं, 6 हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले इस सीरीज में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है, वहां पे आप इसको देख सकते हो, वहां पे हमने डिटेल में इस चीज को डिस्कशन किया था। और वहां पे नेगेटिव वाला केस हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। तो जनरली हम आंसर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर में ही करते हैं, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर को हम यहाँ पे बस यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, ए 1 -3 और 2 और के, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, A² -5A प्लस 10i = 0, ठीक है। इस ए को इस तरफ लेके आ गए। अब देखो यहाँ पे जब भी आपको मैट्रिक्स इक्वेशन दिया रहा है तो आपको सोचना किसके टर्म्स में है, क्योंकि ये देखो 2 × 2 का डिटर मैट्रिक्स है ना। तो हम यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में सोच सकते हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट भी पहले आ चुका है, तो वहां पे भी हमने इस चीज को डिस्कशन किया था कि कहाँ कहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में सोचना होता है ना। तो यहाँ पे भी आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में सोच सकते हो। यानी अगर मुझे इस 2 × 2 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2 × 2 का लिखने का एक शॉर्टकट मेथड भी बताया था। और a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट = 0 से भी सॉल्व कर सकते हो। और इसी का शॉर्टकट मेथड हमने यहाँ पे बताया था, λ² माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0, ठीक है। ये डायरेक्ट इसका मेथड होता है। तो λ² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, λ² माइनस ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा, k+1, ठीक है। और ये लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, k+6 = 10, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि जो डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स होता है वो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है, ठीक है ना। क्ले हैमिल्टन थ्योरम हमने लास्ट लेक्चर्स में, पहले के लेक्चर्स में हमने देखा था। तो यही इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, k+1 a प्लस k+6 इंटू आई = 0, है ना। ये वाला पार्ट बन जाएगा। और ये और ये बोल रहा है कि ये इक्वेशन भी इसी डिटर्मिनेंट का है, तो ये दोनों क्योंकि सेम ऑर्डर का है तो ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से आप दोनों को कंपेयर कर दो, यहाँ से कंपेयर करोगे तो k+1 की वैल्यू इससे कितनी आ जाएगी, 5, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5, तो k = कितना आ गया, 4, ठीक है। इस वाले पार्ट से भी कंपेयर करके लिखोगे तो वहां से भी सेम ही आंसर आएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे एक लाइन में हमारा आंसर निकल के आ गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, k = 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अ पीस ऑफ चीज इज लोकेटेड एट 12,10, ठीक है, इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो हम पहले कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ कहीं पे 12,10 है जहाँ पे एक चीज रखा हुआ है, ठीक है। अ माउस इज एट 4,-2, 4,-2 कहाँ पे आएगा, इस क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं ये 4,-2 है। एंड रनिंग अप द लाइन y इक्वल टू -5x प्लस 18, ठीक है। तो -5x प्लस 18 कहाँ पे होगा, x की वैल्यू 0 करेंगे तो ये 18 को कट करेगा, ठीक है। तो ये 10 है, तो ऊपर में कहीं पे 18 होगा और ये इस टाइप का एक लाइन होगा, ठीक ना। और 4,-2 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। 4 की वैल्यू पुट करोगे -20, 18, यानी ये वाला जो पॉइंट है, सॉरी, ये वाला जो पॉइंट है ये एक्चुअली में इसी लाइन पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं, इसको मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लेते हैं कि हमारा जो लाइन है वो ये है और यहाँ कहीं पे -4,-2 है, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे एक माउस है जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। रनिंग अप द लाइन दिस टू गेट क्लोजर टू द पीस ऑफ केक, इस केक से क्लोजर पहुंच रहा है, ठीक है। एट द पॉइंट ए कॉमा बी, यहाँ कहीं पे ए कॉमा बी है, द माउथ गेटिंग फर्दर फ्रॉम द चीज रेदर देन, अगर यहाँ से वो आगे जाता है तो इससे दूर जाने लगता है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर होगा वही इसके सबसे क्लोजर होगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये क्या पूछ रहा है हमें, इनडायरेक्टली ये हमें बस फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप इजीली निकाल सकते हो, है ना। हमें लाइन की इक्वेशन पता है, इस लाइन की इक्वेशन, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y प्लस 5x इक्वल टू 18, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या हम निकाल सकते हैं, इस लाइन का इक्वेशन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं, 5y माइनस x इक्वल टू सी, ठीक है। ये चीज हमने कैसे लिखा, तो जब भी आपको किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो आपको कोफिशिएंट को इंटरचेंज करना है और किसी एक साइन को चेंज कर देना है ना। तो यहाँ पे प्लस था तो इसको मैंने माइनस कर दिया और कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया, और ये इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करोगे, ये 50 माइनस 12 इक्वल टू सी, तो c कितना आ जाएगा, 38, है ना। तो लाइन की इस लाइन की इक्वेशन कितनी आ गई, 38, ठीक है। और इस ये पॉइंट कैसे आएगा, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन, है ना। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का ये भी एक मेथड है। तो सिंपली हमारे पास लाइन है y प्लस 5x इक्वल टू 18 और दूसरा लाइन है 5y माइनस एक्स इक्वल टू 38, ठीक है। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना, सॉल्व जब करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आता है, 2,8, ठीक है, 2,8, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 2 और b की वैल्यू 8, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, b, ठीक है। दूसरे मेथड भी हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के, तो उस तरीके से भी कर सकते हो और ये भी एक इजी सा मेथड है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, जो मेथड स्ट्राइक कर जाए वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम एक्यूट एंगल वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट एन एंगल π/6, ठीक है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। लेट्स से कि ये ABC हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और ये क्या बोल रहा है कि यहाँ से अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं एक्यूट एंगल वाले से, तो इसका मीडियन मतलब इस वाले पॉइंट का मिड पॉइंट, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये x एक्सिस के अलोंग है, ये y एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम a,0 एज्यूम कर सकते हैं और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,b। इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 0,b/2 और इसका मिड पॉइंट a/2,0, ठीक है। दोनों को ज्वाइन कर दो,
ये वाला एक हो गया और एक ये वाला हो गया, और इसके बीच का एंगल ये बोल रहा है π/6 है। ठीक है, लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज 3, ये वाला हाइपोटेनस 3 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल से पहली चीज हम लिख सकते हैं a² + b² = 9, है ना। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस लेंथ A और हाइट B। ठीक है, तो हाफ ऑफ AB, बस हमें AB की वैल्यू निकालनी है। तो a² + b² में रिलेशन आ गया। दूसरी चीज हमें ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल एक्चुअली में है क्या, इस दोनों अगर इस पॉइंट को अगर मैं M बोल देता हूँ, इसको N बोल देता हूँ, ठीक है, तो AM का स्लोप कितना होगा, AM लाइन का स्लोप कितना होगा, देखो -b/-2b/a, ठीक है। और वैसे ही CN का स्लोप कितना हो जाएगा, CN का स्लोप -b/2 से, ठीक है। और देखो ये एक्चुअली में है क्या, दोनों लाइन के बीच का एंगल है, तो हम यहाँ से क्या यूज कर सकते हैं, tan थीटा, है ना। और tan थीटा की वैल्यू हमें π/6 दे रखी है, तो tan π/6 क्या हो जाएगा, m1 - m2/m1 + m2, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे, -b/2 से प्लस ट्वाइस b/a डिवाइडेड बाई 1 + ट्वाइस b/a इंटू b/2 से, है ना। और यहाँ से सिंपल हम एंगल निकाल सकते हैं, π/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3, ठीक है। ऊपर सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, तो ये 3ab/2 टाइम्स a² + b² आ जाता है, ठीक है। a² b² की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√3 = 3ab/2 × 9, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ab की वैल्यू कितनी आ गई, ab की वैल्यू 2√3, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, √3। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो सिंपल सा है, थोड़ा सा बस आपको ज्योमेट्री देखनी है, ज्योमेट्री देख लोगे और बाकी चीजें आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है, इफ z इज अ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर देन मिनिमम वैल्यू ऑफ, हमारे पास ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z⁵ अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z⁵ है ना। और हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, जिसको मैं y एज्यूम कर लेता हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पे जब भी आपको z की हायर पावर पूछे, तो हमेशा हमें z को कहाँ पे एज्यूम करके चलना है, हमेशा हम z को पोलर फॉर्मेट में लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो z हम क्या हो जाएगा, z को हम क्या लिख सकते हैं, r × e⁻I⁵ एज्यूम कर सकते हैं, है ना। यहाँ से देखो z⁵ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r⁵ e⁻I⁵ है ना। तो z की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, r cos θ + I sin θ, और z⁵ को क्या लिख सकते हैं, r⁵ cos 5θ + I sin 5θ, है ना। और इमेजिनरी पार्ट आप यहाँ से दोनों का निकाल सकते हो, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z⁵ कितनी हो जाएगी, r⁵ इंटू साइन ऑफ 5θ, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z⁵ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी r⁵ इंटू साइन थीटा होल⁵, ठीक है। ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, तो सिंपली हमारे पास बच क्या गया, y हमारा हो गया साइन 5θ डिवाइडेड बाय sin⁵, है ना। और इसको हमें मिनिमाइज करना है, क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो y' की वैल्यू y को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना। तो y' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली सॉल्व करो, पहले नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी,
सॉरी पहले ऊपर वाले को करते हैं, तो नीचे वाले को कांस्टेंट रखेंगे और ऊपर वाले का डेरिवेटिव 5 इंटू कॉस 5 थीटा माइनस टाइम्स ऊपर वाले को कांस्टेंट रखेंगे साइन 5 थीटा और नीचे वाले का डेरिवेटिव 5 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सिंपली हमने क्या यूज किया, चेन रूल। और ये नीचे साइन टू द पावर 5 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर से देखो 5 कॉमन आ जाएगा, तो y डैश में हम क्या लिख सकते हैं, 5 बाहर आ गया, साइन की पावर 4 थीटा बाहर आ गई, है ना, तो क्या क्या बच गया, साइन थीटा कॉस 5 थीटा माइनस साइन 5 थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे में ये साइन की पावर 10 थीटा। ठीक है, और ये टर्म क्या बन जाएगा, ये टर्म हमारा बन जाएगा, तो y डैश को हम लिख सकते हैं, ऊपर से ये थीटा वाला टर्म कुछ कैंसिल होगा, साइन टू द पावर 6 थीटा, और इसको साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना, ये कितना दे देगा, साइन ऑफ -4 थीटा, और इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला टर्म तो 0 होगा नहीं, है ना, तो यहाँ से साइन ऑफ 4 थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 थीटा की वैल्यू हम कितनी लिख पाएंगे, पाई, क्योंकि 0 नहीं लेंगे, 0 लेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, है ना। तो पाई आ जाएगा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/4। इसी पॉइंट पे ये क्या आएगा, मिनिमम हमें देगा। मिनिमम आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो इसके साइन से, या इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के भी आप चेक कर सकते हो। तो हमें एक्चुअली में मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस वाले में वैल्यू पुट कर देंगे थीटा की जगह पे, तो y मिनिमम कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 5 पाई/4 डिवाइडेड बाय साइन पाई/4 होल टू द पावर 5, है ना। साइन 5 पाई/4 कितना हो जाएगा, माइनस का साइन, पाई/4 और नीचे साइन पाई/4 होल टू द पावर 5, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो -1 टू द पावर साइन पाई/4 होल टू द पावर 4, है ना। और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1/√2, तो ये रूट माइनस टाइम्स √2 टू द पावर 4, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, -4। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, -4 वाला, है ना। तो इजी है, बस आपको थोड़ा सा ये चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना। बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही था कि जेड की अगर हाइयर पावर हो तो हमें जेड को पोलर फॉर्मेट में लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाइनोमियल का इफ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है, इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ -7 देन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, तो दोनों में कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 निकालना है। पहले वाले में देखो हमारे पास ये टर्म है x टू द पावर 11, इसका अगर मैं जनरल टर्म लिखूंगा तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा, 11CR, है ना, a टू द पावर 11 माइनस r। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वेरिएबल को सेपरेट करके बाकी सारे पार्ट को मैं अलग लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो पहले वाले टर्म की पावर में 11 माइनस r होगा, तो वहां से मैं a निकाल रहा हूँ। इस वाले में b की पावर में डिवीजन में r आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर टू द पावर 11 माइनस आर, और यहाँ से x टू द पावर माइनस आर, तो फाइनली ये सॉल्व होगा, कितना दे देगा, 22 माइनस 3r। ठीक है, तो मैंने बस एक साथ सबको कंबाइन करके जो हमारे काम की चीज थी उसको मैंने अलग कर लिया, है ना। तो वेरिएबल हमारे पास काम की चीज थी तो उसको मैंने अलग लिख लिया। नेक्स्ट आते हैं दूसरे वाले एक्सपेंशन में, तो दूसरा ax माइनस बी 1/bx² होल टू द पावर 11, इसका भी मैं जनरल टर्म लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 11CR। फिर से देखो a टू द पावर 11 माइनस r, b टू द पावर, है ना, यहाँ माइनस b आ जाएगा, ठीक है ना।
तो माइनस बी टू द पावर आर यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस बी टू द पावर आर, और यहाँ से एक्स के कोफिशिएंट की बात करेंगे तो 11 माइनस 3r। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 11 माइनस 3r। ठीक है, कोफिशिएंट आप कंपेयर करो तो हमसे इस वाले में मुझे कौन सा कोफिशिएंट चाहिए, x टू दी पावर 7 का। तो x टू दी पावर 7 के लिए 22 माइनस 3r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 के इक्वल। यहाँ से 3r हम कितना निकाल सकते हैं, 3r यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉरी हाँ, तो ये 22 माइनस 7, तो यहाँ से कितना दे देगा ये 22 माइनस 3r, तो ये 15 हो जाएगा, और r इक्वल टू 5। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के लिए मुझे x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट कहाँ मिलेगा, व्हेन r इक्वल टू 5। और इस वाले में अगर देखें 11 माइनस 3r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -7। ठीक है ना, इसमें हम कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -7 निकाल रहे हैं। तो यहाँ से देखो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, है ना। यहाँ पे ये वैल्यू हमें कब मिलेगी, जब r इक्वल टू 6 होगा। तो बस दोनों को कंपेयर कर देना है, क्योंकि कोफिशिएंट की बात कर रहा है। तो पहला वाला कोफिशिएंट में r इक्वल टू 5 पुट करेंगे, 11c5, है ना। फर्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा 11c5 a टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय b टू द पावर 5। ठीक है, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। और इस वाले में कोफिशिएंट कितना मिलेगा हमें, जब r की वैल्यू 6 पुट करेंगे, तो 11c6 a टू द पावर 5 और b टू द पावर 6, और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, है ना। 11c6 और 11c5 इक्वल होते हैं, तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गया। 8 यहाँ से a टू द पावर 5 और a टू द पावर 6 एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो दोनों फाइनली मल्टीप्लाई होकर कितना दे देगा, ए बी इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, सिंपल आपको जनरल टर्म लिखना है और एक्स की पावर को इक्वेट करना है। उसके लिए आपको एक्स जहां जहां भी होगा सबको कलेक्ट करके एक जगह पे हमें लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर इज 61। ठीक है, तो कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर अगर हमें चूज करना है, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर, ठीक है, तो पहला नंबर अगर हम के ले लेते हैं, तो क्योंकि सारे नंबर ऑड होने चाहिए तो के बाय डिफॉल्ट ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा, के प्लस 1 लोगे तो वो इवन बन जाएगा, तो हमें 2 लेना पड़ेगा, है ना। वैसे ही 4, 6 और 8, है ना। तो ये देखो हमने 5 नंबर चूज कर लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ये एवरेज का यहाँ पे कोई बेसिकली यूज नहीं है, क्योंकि जो इसने पूछा है वो पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा यहाँ पे, के प्लस 8, और लोएस्ट नंबर के। दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस सिंपली कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। तो हमें एवरेज का यहाँ पे कुछ ज्यादा यूज नहीं पड़ा, क्वेश्चन डायरेक्टली हमारा ऐसे सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द एब्सिसा ऑफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो एक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से इसके दो रूट्स हैं x1 और x2। ठीक है, वैसे ही ऑर्डिनेट जो है वो इसके रूट्स हैं 2py माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसके दो रूट्स हैं y1 और y2। ठीक है, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा है जिसके डायमीटर a एंड b हैं। ठीक है, तो a कोऑर्डिनेट एक्चुअली में है क्या, a कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1 y1। ठीक है, और b कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है x2 y2। डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, क्योंकि हमें ए बी को डायमीटर एज्यूम करना है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म,
डायमेट्रिक फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, यानी ये और ये अगर डायमीटर है तो हम क्या लिखते हैं, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारा डायरेक्टली डायमेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन होता है। अब ये चीज हम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि इसके रूट्स क्या है, x1 x2 है। ठीक है, इसका मतलब इसी टर्म को, ये जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमें यही चीज मिलना चाहिए, क्योंकि ये इसके रूट्स हैं। और सिमिलरली हम इसको भी लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू, है ना। तो यहाँ से आपको दोनों पार्ट दिख रहा है कि कैसे हमने दोनों को लिख लिया। और क्योंकि वही टर्म हमें यहाँ पे मिल रहा है, बस हमें सिंपली दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस ट्वाइस पी वाई माइनस बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो, है ना। और ये कौन सा ऑप्शन है, सिंपली दोनों इक्वेशन को यहाँ पे करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको ये समझ में आना चाहिए कि दोनों इक्वेशन यहाँ पे बस ऐड हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और वो चीज हमें डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन से समझ में आ रहा है, और इस रूट्स को हम कैसे फैक्टर के टर्म में लिख रहे हैं, बस ये चीज हमें लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, a tower T1 of height 60 meter is located exactly opposite to the tower T2 of height 80 मीटर ऑन a straight road। ठीक है, हमारे पास दो टावर हैं, तो यहाँ पे हम दोनों टावर को ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये टावर है और एक ये टावर है। ठीक है, ये T1 है और ये T2 है। इसकी हाइट 60 है, ठीक है, और इसकी हाइट 80 है। अब ये बोल रहा है फ्रॉम द टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ T1, यहाँ से इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ T2, है ना। तो यहाँ से डिप्रेशन एंगल क्या होता है, लास्ट पहले भी ये चीज डिस्कस किया था हमने, कि यहाँ से अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द T2, तो ये टॉप ऑफ द T2 है। ठीक है, और ये बोल रहा है एक दूसरे का क्या है, टू टाइम्स है, यानी अगर ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ट्वाइस थीटा। तो हमें ये डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, निकाल सकते हैं, इजी है। ये हाइट, क्योंकि ये 60 है तो ये हाइट भी 60 हो जाएगी, और ये हाइट कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस डिस्टेंस ये डी है तो ये भी डी हो जाएगा, दोनों में अलग अलग यूज कर लो। तो टेन थीटा ऊपर वाले पार्ट में टेन थीटा कितना दे देगा, 20/d, और नीचे वाले में टेन टू थीटा कितना हो जाएगा, इस वाले में 60/2d, सॉरी 60/d, है ना। तो ये दोनों आ गया, और हमें यहाँ से हमें d निकालना है, तो हमें थीटा को एलिमिनेट करना होगा। तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। टेन टू थीटा क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन 1 - टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 60/d। थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 20/d अपॉन 1 - 20/d होल स्क्वायर इक्वल टू 60/d। ठीक है, इसको बस सिंपली सॉल्व करना है। ऊपर में कितना आ गया, 40/d, नीचे में कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 400, नीचे वाला डी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 60/d। 1d से 1d कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो से जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया, 2d² इक्वल टू 3d² माइनस 1200, है ना। और यहाँ से d² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200।
और यहाँ से d कितना हम लिख पाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1200, और ये कितना दे देगा 4, 20 बाहर आ जाएगी, √3, है ना। तो बेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है 20 √3, कौन सा ऑप्शन में मैच कर जाएगा 20 √3 वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कर पाओगे। ये क्वेश्चन एक्चुअली में इजी होता है और हर बार जेईई में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आज रखते हैं, फिर आगे की क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चंस आगे प्रैक्टिस करते रहो। किसी में कुछ डाउट आता है तो आप बता सकते हो, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग आगे की क्लासों में, तब तक आप प्रैक्टिस वगैरह कंप्लीट करते रहो। ओके, चलो बाय।